ये आखिर G7 का क्या बवाल है? G7 क्या है जिसकी बैठक में भारत को न्योता ना मिलने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी साहब को घेरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरा। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और डब्ल्यू सी बनर्जी, वेमुर चंद्र बनर्जी इसके पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। और बीजेपी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे पहले। इस साल G7 देशों का शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानाना में आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, कनाडा के शीर्ष नेताओं की भागीदारी होगी। भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस सम्मेलन में इस बार उसका हिस्सा ना लेना चर्चा का विषय बन गया है। इसकी वजह यह है कि साल 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार G7 देशों की इस बैठक में मेहमान के तौर पर शामिल होते आए हैं। विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया कि भारत को न्योता न मिलना भारतीय विदेश नीति की नाकामी है। सिर्फ साल 2020 का शिखर सम्मेलन कोरोना महामारी के कारण मेजबान अमेरिका ने कैंसिल कर दिया था। आमतौर पर G7 की मेजबानी कर रहे देश इस समूह से इतर देशों को भी न्योता देते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि इस बार ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन के राष्ट्रपतियों तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि 6 सालों में पहली बार न्योता न मिलना बड़ी कूटनीतिक चूक है। बीते एक साल के अंदर कनाडा और भारत के रिश्ते अपने बुरे दौर से गुजरते देखे। साल 2023 में तत्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ये आरोप लगाया था कि खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भागीदारी थी। हालांकि भारत ने ये आरोप खारिज कर दिए थे, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच गया था। अब मार्क कार्नी कनाडा के पीएम हैं, लेकिन भारत के समिट में शामिल न होने को दोनों देशों के संबंधों में आई गिरावट से ही जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भारत को न्योता ना मिलना मोदी सरकार की नाकामी है। और इस G7 आखिर है क्या, ये भी जान लीजिए। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 अत्याधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक गठजोड़ है जिसका ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा है। वर्ष 2020 में इस गुट की वैश्विक जीडीपी में 40% की हिस्सेदारी थी, मगर इसके बाद इसमें गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर मौजूदा आंकड़ों के अनुसार अब वैश्विक जीडीपी में इन G7 देशों की हिस्सेदारी 28.43% है। साल 2014 से पहले G7 असल में G8 हुआ करता था। इसमें 8वां देश रूस था, पर साल 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस को इस गुट से निकाल दिया गया था। एक बड़ी इकोनॉमी और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद चीन कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं रहा है। और चीन में प्रति व्यक्ति आय इन 7 देशों की तुलना में बहुत कम है और इसलिए चीन को एक एडवांस इकोनॉमी नहीं माना जाता। लेकिन भारत, चीन और अन्य विकासशील देश G20 समूह में है और यूरोपीय संघ भी G20 का हिस्सा नहीं है, लेकिन G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके अधिकारी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलनों में शामिल होते हैं। अब बात आती है कि G7 कब बना और ये कैसे काम करता है। तो पूरे साल G7 देशों के मंत्री और अधिकारी बैठक करते हैं और समझौते तैयार करते हैं। वैश्विक समझौतों पर साझे वक्तव्य भी जारी करते हैं। इस बार G7 समूह के 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। हर साल इसके सातों सदस्य देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं। कनाडा इस बार G7 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बार शिखर सम्मेलन में एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के साथ ही वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन वैश्विक चुनौतियां हैं। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी ने साल 1975 में 6 देशों का एक समूह बनाया। उस समय से समूह 1973 में बड़े तेल उत्पादक देशों की ओर से तेल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदी से उपजी आर्थिक चुनौतियों का हल निकालने के लिए बनाया गया। इसके अगले साल कनाडा में भी इसमें शामिल हुआ है। फिर 1980 के दशक में इन 7 देशों ने अपना दायरा बढ़ाते हुए राजनीतिक मुद्दों को भी जगह देने की शुरुआत की है। साल 1900 आप देखते हैं कि 98 में रूस औपचारिक तौर पर इस गुट का हिस्सा बना और इसे G8 कहा जाने लगा। G7 का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, ना तो इसका कोई स्थायी कार्यालय है, लेकिन ये सदस्य देशों का एक मंच देता है जहां वे साझा चिंताओं या मुद्दों पर चर्चा करता है। क्या G7 के पास कोई ताकत है? तो आप देखिए, G7 देश कोई कानून पारित नहीं कर सकते हैं। ये कोई औपचारिक गुट नहीं है, इसके लिए फैसलों का पालन भी अनिवार्य नहीं है। हालांकि इस गुट के अतीत में लिए गए कुछ फैसलों पर वैश्विक स्तर पर असर रहा है। उदाहरण के लिए साल 2002 में मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड बनाने में इस समूह ने अहम भूमिका निभाई थी। साल 2021 का शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इस गुट के वित्त मंत्रियों के बीच ये सहमति बनी कि मल्टीनेशनल कंपनियों को अधिक टैक्स देना होगा।
G7 देशों का ये समूह विकासशील देशों को वित्तीय मदद भी देता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसमें अहम कदम भी उठाए गए हैं। G20 से कैसे अलग है G7? तो नाम की तरह इस गुट इन दोनों गुटों के काम भी लगभग एक जैसे हैं। G20 के सदस्य देशों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जबकि G7 के लिए राजनीतिक विषय भी अहम है। इस गुट में भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, तुर्की, अमेरिका, साथ ही यूरोपीय देश भी हैं। और इस समूह की स्थापना 1999 में हुई थी। G20 की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स इसके सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते थे, लेकिन साल 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद G20 के सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं के स्तर पर यह बैठक होने लगी। भारत के पास साल 2022-23 में इस गुट की अध्यक्षता थी। इस बार G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।